जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एसएससी जीडी परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। तो अब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपना स्कोर को बढ़ाना है। तो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। आज आपका टारगेट रहना चाहिए 20 में से 18 क्वेश्चंस का। अगर आप 20 में से 18 क्वेश्चंस कर रहे हैं सही, तो आप लोग मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम में भी 18 क्वेश्चंस ही सही होने वाले हैं और उससे ऊपर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो बस टारगेट को पूरा करते हुए चलना है कि कैसे भी करके आपको 20 में से 18 सही करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सामने पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना आंसर टिक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है कि आपका स्कोर कितना हुआ, 20 में से आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। ठीक है, तो अब आज पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी बी का पिता है, ई डी की पत्नी है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बी ई से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ए बी का भाई है। तो मतलब ए क्या है, एक लड़का है। लड़के को हम क्या रखेंगे, अपना जो सर्किल होता है उसमें रखेंगे लड़के को। ए क्या है, बी का भाई है। बी के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि बी का जेंडर क्या है। उसके बाद कह रहे हैं कि सी बी की बहन है। तो बी की बहन है सी, तो सी को हम त्रिभुज के अंदर रखेंगे क्योंकि सी क्या है, एक फीमेल है, लड़की है। अगले स्टेप में कह रहे हैं कि डी बी का पिता है। तो बी का पिता कौन है, डी है। तो डी क्या हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा, यानी कि पुरुष हो जाएगा, और इन तीनों का क्या है, पिता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ई डी की पत्नी है। मतलब डी की शादी किससे हुई है, ई से हुई है। मतलब ई क्या हो जाएगी, एक महिला हो जाएगी। तो इनकी माँ क्या हो जाएंगी, इनकी माँ हो जाएंगी ए बी, और यहाँ पे जो ए बी सी हैं तीनों की माँ कौन हो गई, तीनों की माँ हो गई ई, और साथ ही साथ जो डी है अपना, डी क्या हो गया, उनके पिता हो गए। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बी ई से किस प्रकार से संबंधित है। अभी देखिए हमें बी का जेंडर पता नहीं है कि ये लड़का है या फिर लड़की है, लड़का है या फिर लड़की है, अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, हम इसमें आंसर लगाएंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए अगर हम लगा देते हैं पुत्र, तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो बी है वो लड़का है या फिर लड़की है, तो ये नहीं हो सकता है। पुत्री भी नहीं लगा सकते हैं हम, और पिता तो वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पिता कहाँ से हो जाएगा, ई क्या है, ई डी का लड़का या लड़की हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन गलत है अपने। यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे इनके जेंडर के बारे में पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ पे पहले में आपको एक संबंध दिया गया है ए सी एफ का। ए सी एफ का संबंध किससे दिया गया है, जी आई और एल से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ए अपना 1 पे आता है, सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, और एल आता है 12 पे। अब आप देखें कि यहाँ पे 1 था और 7 हो गया है, कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। उसी प्रकार से 3 था, 9 हो गया है, इसमें भी 6 जोड़ दिया है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एफ था, एफ कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब तीनों में क्या कर रहे हैं, 6 को जोड़ा जा रहा है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर भी लगा देंगे। तो एम ओ आर का निकालना है, तो एम ओ और आर। आर अपना 18 पे आता है, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे। इन तीनों में हम अगर 6 को जोड़ देते हैं, इन तीनों में अगर हमने 6 को जोड़ा तो 13 और 6 हो जाएगा 19, और 19 नंबर पे क्या आएगा, एस आएगा। मतलब अब हमारा जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा। तो अपना सेकंड वाला ऑप्शन और तीसरा वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन अपने चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें u है और इसमें भी है, तो बस हमें एक चेक करना पड़ेगा। तो 15 और 6 कितना होता है, तो 15 और 6 होता है 21, और 21 नंबर पे क्या आता है, u आता है। तो अपना कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि एस यू एक्स यहाँ पे आना चाहिए। तो एस यू एक्स जो है ना, वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब मैं मान के चलूँगा कि आप सभी लोगों ने भी इसका यही आंसर टिक किया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 32 का संबंध दिया गया है 66 से। तो 32 जो दिया गया है इसका संबंध दिया गया है 66 से, और 134 का संबंध हमसे पूछ रहे हैं कि किससे होगा। तो सबसे अगर हम पहले देखें 32 से 66 कैसे हुआ है, तो अगर हम 32 का 2 गुना करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है, और उसमें अगर 2 जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो बस यही चीज़ इन्होंने की है। यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने जो पहली संख्या है उसका 2 गुना किया है, यानी कि 134 का 2 गुना अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यानी कि 268 हो जाएगा। अब 268 में क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 268 और 2 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा।
यानी कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी लेवल से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे थोड़ा अप लेवल भी हो सकता है और डाउन लेवल भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द का मतलब क्या होता है, इसमें से सबसे अलग कौन सा है, ऑड वन आउट निकालना है यहाँ पर। तो पहला आपके सामने है दीवार, सेकंड आपके सामने है छत और तीसरा यहाँ पे खिड़की है और चौथा यहाँ पे क्या है, फर्श है। तो अगर हम इनको देखें कि इसमें से सबसे अलग क्या है, तो इसमें से सबसे अलग हो जाएगा खिड़की, क्योंकि दीवार, छत और फर्श क्या होता है, किसी एक कमरे का भाग होते हैं, किसी बंद कमरे के भाग होते हैं। लेकिन अगर हम खिड़की की बात करें तो खिड़की क्या है, खिड़की क्या करती है, खिड़की का काम क्या है, खिड़की का काम है कमरे को खोलना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो सबसे अलग है, विषम है, वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खिड़की इसका होने वाला है। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो विषम संख्या युग्म आपको बताना है कि यहाँ पे सबसे अलग कौन सा है। तो अगर यहाँ पे तीनों एक जैसे हैं और उसमें से कोई एक अलग है तो वही हमारा विषम हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक लग रहा होगा, तभी तो एक जैसे होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 से क्या हुआ है, 19 हुआ है। तो 13 में कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है, तभी तो 19 हुआ है। उसी प्रकार से अगर ऑप्शन 4 देखा जाए तो 20 से क्या हुआ है, 26 हुआ है। यहाँ पर भी कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। अगर उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी देखें 22 से कितना हुआ है, 28 हुआ है। तो इसमें भी कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 15 से कितना हुआ है, 20 हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। यानी कि बाकी सब ऑप्शन में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, इसमें भी +6 हो रहा है और इसमें भी +6 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये वाला हो जाएगा। यानी कि सबसे विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है, सबसे विषम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो विषम अक्षर को यहाँ पे आपको चुनना है। पहला यहाँ पे है ZX, सेकंड आपके सामने है DC, तीसरा है RQ और फोर्थ आपके सामने है M और L। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे इनको नोट करेंगे Z और X को, तो Z अपना 26 नंबर पे आता है, X आता है अपना 24 नंबर पे। उसी प्रकार से अगर R और Q को देखेंगे तो R 18 पे आता है, Q आता है 17 पे। D और C को देखेंगे तो यहाँ पे D अपना 4 पे आता है और C आता है 3 पे। उसी प्रकार से M और L को देखेंगे तो M आता है 13 पे, L आता है 12 पे। तो आप सीधे सीधे इसमें देख सकते हैं कि इसमें 4 से 3 हुआ है, -1 किया गया है, इसमें भी -1 किया है, 13 से 12 हो गया है और 18 से इसमें कितना हो गया है, 18 से इसमें 17 हो गया है। तो इसमें भी -1 किया है। मतलब अब क्या आपको देख रहा है कि आपने किया क्या है इसमें। तो इसमें इन्होंने ये किया है, इसमें जो Z और X है वो सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे 26 है और यहाँ पर 24 है। तो यहाँ पे 2 घटाया जा रहा है, जबकि सभी ऑप्शन में 1 घटाया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि Z और X। तो इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे Z और X इसका हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित करिए। तो जो पत्ते हैं उनको आकार के अनुसार छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित करना है। आपके सामने पत्ते हैं, आम का पत्ता, इमली का पत्ता और पपीते का पत्ता और केले का पत्ता। तो अगर आप बात करें, इमली का पत्ता जो होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी कि जो दूसरा वाला है वो पहले नंबर पे आएगा। अब यहाँ से एक ऑप्शन ये वाला और एक ऑप्शन ये वाला, 2 ऑप्शन हमारे चले गए। अब इमली से बड़ा क्या होता है, इमली से बड़ा होता है आम का पत्ता, यानी कि जो पहला है इसके बाद आएगा। ठीक है, अब आम बड़ा होता है। अब 2 के बाद 1 कौन से ऑप्शन में है, तो आपको आंसर तो यहीं से पता चल जाएगा। 2 के बाद 1 केवल इसी ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। अब आम के पत्ते से बड़ा कौन सा पत्ता होता है, तो पपीते का पत्ता, यानी कि तीसरा वाला पहले आएगा और जो चौथा है वो लास्ट में चला जाएगा। यानी कि केले का पत्ता क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा पपीते का और उससे छोटा आम का और सबसे छोटा किसका हो जाएगा, इमली का हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2, 1, 3, 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अनुक्रम को एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा।
तो सबसे पहले अगर आप देखें कि n, उसके बाद p लिखा है, फिर r लिखा है, तो n 14 पे, p आता है 16 पे और r आता है 18 पे। अगले में क्वेश्चन मार्क लगा है, हमें बताना है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि 14 और 2 कितना होता है 16, 16 और 2 18 होता है। उसी प्रकार से 18 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 नंबर पे क्या आता है, 20 नंबर पे आता है t, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने एक सीरीज है, 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर लिखा है 4 के बाद 2.5 लिखा है, 4 के बाद 3, फिर 2.5, फिर क्या लिखा है 2.25 लिखा है। अब अगली स्टेप हमें बतानी है कि अगली स्टेप क्या होगी। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना घटाया गया है, 1 घटाया गया है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.50 घटाया गया है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 में से 0.50 घटाएं तो क्या बचेगा, आपके पास 2.5 बचने वाला है। उसी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या घटाया गया है, तो आप लोग ऐसे चेक कर लीजिए कि 2.50 यहाँ पे है और इसमें से क्या हो गया है 2.25 हो गया है, यानी कि क्या घटाया गया है, 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 0.25, यानी कि यहाँ पर क्या घटाया है 0.25 घटाया गया है। तो अब आप एक सीरीज नज़र आ रही कि पहले 1 था, 1 का आधा क्या होता है आधा, और उसका भी आधा लिख लिया है। अब इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 0.25 का आधा हमें किस में से घटाना पड़ेगा, 2.25 में से घटाना पड़ेगा। तो देखिए 2.25 हमारे सामने है और इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 0.25 का आधा घटाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी होता है 10, 2 दूनी होता है 4 और 1 5 और यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि 4.5 में से 0.25 घटाना है। तो देखिए अब 4.5, अब यहाँ पे आपके सामने है 4.5 में से 0.25 घटाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, बटे में 2 बचेगा। अब जब इसको घटाया जाएगा क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचने वाला है 4.25, इस तरीके से बचने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको 2 से डिवाइड देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस तरीके से आने वाला है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी कि 2.125 यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है। आप लोग अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आप इसको कॉपी पे नोटबुक पे करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसमें किया कुछ नहीं है, आधा आधा घटाते गए हैं। कैसे, पहले 1 घटाया, 1 का आधा 0.5 घटाया, फिर इसका आधा 0.25 घटाया, अब इसका भी आधा घटाया, यानी कि 0.25 का भी आधा घटा दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से लॉजिक को लगाया गया है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कह रहा है, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ता है, अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उसी माह की 30 तारीख को कौन सा बार पड़ेगा। तो देखिए 8 तारीख को अगर सोमवार पड़ता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक सप्ताह होता है और वो सप्ताह कितने दिन में रिपीट होता है, 7 दिन में रिपीट होता है। यानी कि अगर 8 को क्या है, मंडे है, 8 को क्या है, मंडे है, तो 8 और 7 15, 15 को भी मंडे होगा, 15 को भी मंडे होगा। उसी प्रकार से 15 और 7 होते हैं 22, तो 22 को भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और जो अपनी लास्ट बचेगी वो 29 बचेगी, 29 को क्या हो जाएगा, 29 को भी मंडे हो जाएगा। यानी कि 8, 15, 22 और 29, 4 ऐसी तारीखें हैं जिसमें महीने में क्या पड़ेगा, मंडे पड़ने वाला है। अब 30 तारीख का हमसे पूछा गया। अब देखिए 29 तारीख को क्या है, यहाँ पे मंडे है, तो 29 तारीख को अगर मंडे है तो 30 तारीख को क्या होगा, 30 तारीख को होगा ट्यूसडे, यानी कि क्या हो जाएगा 30 तारीख को मंगलवार, ठीक है, मंगलवार होने वाला है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि मंगलवार। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोल रहे हैं आपसे कि एक विशिष्ट कोड भाषा है, इसमें PARDON, पार्डन जो लिखा है PARDON, पार्डन को क्या लिख रहे हैं, QCUE और Q, इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसका बताना है, जो सैंडल है इसका बताना है कि क्या कोड होने वाला है। तो अगर आप देखें कि P अपना 16 पे आता है, Q आता है 17 पे, तो इसमें 1 जोड़ा गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है, A अपना 1 पे आता है, C 3 पे आता है, और 18 से 21 हो गया, यानी कि R से U हो गया, इसमें 3 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें आप देखें यहाँ पर जो अपना पार्डन यहाँ पे N है, ठीक है, N, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें D से क्या हुआ है,
ई हुआ है तो इसमें भी 1 जोड़ा है, ओ से क्यू हुआ है इसमें 2 जोड़ा गया है, एन से क्यू हुआ है तो इसमें 3 जोड़ा गया है। अब सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि पहले 1 2 3 जोड़ दिया, फिर से 1 2 3 जोड़ दिया। तो हमें यहाँ पे निकालना है सैंडल में, तो SANDAL, तो सैंडल में निकालेंगे तो एस में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे फिर से 1, फिर से 2 और यहाँ पे फिर से 3, तो एस में 1 जोड़ेंगे, एस 19 पे आता है, 19 और 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 पे क्या आता है टी आता है। यानी कि अपना ऑप्शन किससे स्टार्ट होने वाला है, टी से स्टार्ट होने वाला है ऑप्शन, और टी से केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 12। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ पे बताया कि संडे का कोड इस प्रकार से है और BIG बिग का कोड इस प्रकार से है। तो आपको SANDBAY का कोड बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे जब आपको लगे कि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाया है, इसमें इन्होंने कुछ भी उठा करके ऐसे रख दिया है कोड, तो आपको क्या करना है, बस आपको ये चीज़ करनी है कि दोनों के कोड को मिला करके लिख देना है। तो S का कोड यहाँ पे 0 है जैसे, तो 0 आएगा। ए का कोड क्या है, तो ए का कोड आप सभी लोगों को दिख रहा है यहाँ पे क्या है 4 है। तो अपना ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा 0 और 4 से, तो एक ऑप्शन ये वाला और एक ऑप्शन ये वाला, 2 ऑप्शन अपने चले गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एस के बाद ए है, ए के बाद एन है, तो हमें इसका निकालना है ना SANDBAY का। तो एन का क्या कोड है, एन का कोड आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या कोड है, एन का 2 कोड है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 043 लिखा है, इसमें 042 लिखा है, और हमारा क्या आ रहा है 042, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे 3 ऑप्शन अपने चले गए, बचा कौन सा रह गया, केवल ऑप्शन नंबर बचा रह गया अपने पास 2। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बचा रह गया है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको आगे चेक कर सकते हो, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आपको एग्जाम में आगे चेक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मतलब गलत हो सकता है तभी आप लोग चेक करिएगा, अन्यथा इसको चेक नहीं करिएगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा कि मेरा क्वेश्चन मतलब सही है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मेरे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि स्टार जो चिन्ह है इसको बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन बताइए। तो यहाँ पे आपके सामने एक स्टार्स लगे हुए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि हम कौन सा ऑप्शन उठाएं उससे हमारा करेक्ट आंसर बन जाए। तो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए और जिनमें चिन्हों को अदला बदली करी जाती है या फिर रखे जाते हैं, तो आपको केवल डिवाइड वाली पोजीशन को देखना है। मतलब जो अपना डिवाइड वाला चिन्ह होता है वो अपना पूरा सवाल का हुलिया बदल लेता है, क्योंकि अगर डिवाइड होगा जहाँ पर और पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो आप उस पर प्रायोरिटी देंगे कि पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, इसमें ही डिवाइड है केवल, तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे 9 के बाद डिवाइड बाई 3 और N2 में 3 माइनस 3 बराबर में कितना है 6 लेकर के आना है। जब इसको डिवाइड दिया जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, इंटू 3 हो जाएगा और बराबर में कितना है 6, इंटू 3 नहीं, हाँ यहाँ पे और माइनस पहले आएगा ना, -3 बराबर कितना है 6 है। तो 3 रख के क्या हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 ही हमें लेकर के आना था, तो मतलब ऑप्शन पहला ही हमारा फिट बैठ गया, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहे हैं कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पे अभियंता, पुरुष और लिपिक लिखा है। अब यहाँ पे अभियंता, पुरुष और लिपिक लिखा है, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप जैसे देखेंगे कि कुछ पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिक भी होते हैं, और कुछ पुरुष क्या होते हैं, अभियंता भी होते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम है, सही वेन डायग्राम इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला बनने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका होने वाला है आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि दावा ए और कारण आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं, यानी कि ए एक क्या दिया गया है, दावा दिया गया है, और आर क्या दिया गया है, एक कारण दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला आपके लिखा है कि लोहे की रेलों में लोहे की रेलों के बीच थोड़ा फासला रखा जाता है, और आर क्या है, कारण है। आर में क्या कह रहे हैं, लोहा गर्मियों में फैलता है। तो लोहा क्या है, गर्मियों में फैलता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे लोहे की रेलों के बीच क्या रखा जाता है, थोड़ा फासला रखा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि लोहा क्या होता है, गर्मियों में फैलता है, आकार बदलता है, आकार बढ़ाता है अपना, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ें सही हैं। अब ऑप्शन देखें कि कौन सा है, तो ऑप्शन पहले में लिखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि यही अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे प्रश्न आकृति आपको इस प्रकार से दी गई है, तो आपको जो लाइनें हैं वो आप लोग पता है कि लाइनें कैसी बनेंगी, डबल डबल लाइनें हैं तो डबल लाइन ही आनी चाहिए। ये सीधी लाइन है तो ये गलत हो गया, ये भी तिरछी लाइन है तो ये भी गलत है, और इसमें केवल सिंगल लाइन है और ये गलत है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यहाँ पे आपको एक प्रश्न आकृति दिख रही है, आपको ऑप्शंस में चूज करना है कि कौन सी हमारी इसकी आंसर हो सकता है। तो आपको अगर हम दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग कि ये वाली जो आकृति है वो कौन से ऑप्शन में दिख रही है, तो लगभग यहाँ पे सभी ऑप्शंस यहाँ पे कटने वाले हैं, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आकृति बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका रहने वाला है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कह रहे हैं कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद किस उत्तर आकृति के जैसा दिखाई देगा। यानी कि एक कागज था पहले आपके सामने एक स्क्वायर टाइप का, उसको पहले आधा मोड़ दिया और उसको यहाँ पे फिर से आधा मोड़ दिया, तो अब इस प्रकार से कागज बना है और उसमें इन्होंने एक डी बना दिया है। तो अब उस कागज को जब खोला जाएगा तो वो आकृति कैसी नजर आएगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये कागज नीचे की साइड खुलेगा, और जब नीचे का खुलेगा तो एक डी ऊपर है तो एक डी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब हमें देखना है कि अब ये आधा साइड का हो गया ना, आधा साइड का, तो आधा साइड का और बनाना है। तो आधा साइड का कैसे बनेगा, ये डी इधर है तो अपना डी ऐसा बनेगा उल्टा, उसी प्रकार से ये नीचे वाला भी उल्टा बनेगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन अपने चले जाएंगे, केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका सही उत्तर इसका होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। यहाँ पे आपको जो दर्पण दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसका। आकृति आपके सामने इस प्रकार से दी गई है, एक आकृति है, कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दी गई है यहाँ पर, और आपको इसमें ये बताना है कि इसमें यहाँ पे आपके सामने एक दर्पण लगा दिया है। तो आपको ये बताना है कि जब ये आकृति दर्पण में दिखाई देगी, ऊपर के साइड दिखाई देगी, तो कैसी बनेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होता है, जल प्रतिबिंब के बराबर होता है। यहाँ पे जो ऊपर और नीचे दर्पण लगाया जाता है वो किसके बराबर होता है, दर्पण जल प्रतिबिंब के बराबर होता है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ऊपर की चीज़ होती है वो जाती है नीचे, और नीचे की चीज़ होती है वो जाती है ऊपर। तो यहाँ पे जब अपना ये इस तरीके से है, वो किस तरीके से हो जाएगा, नीचे के साइड हो जाएगा। अब नीचे के साइड कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें तो नहीं है तो ये गलत हो गया, और इसमें भी नहीं है तो ये गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब हमें ये पता है कि ये भी इसी दिशा में है, ये भी इसी दिशा में, मतलब ये अपना अगर इस दिशा में तो ये भी इस दिशा में आएगा। तो 2 अपने कौन से मतलब इस दिशा में, इसमें एक तो है लेकिन इसमें इसकी दिशा बदल दी तो ये गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, यानी कि आपको एक ओपन डाइस दिया गया है। ओपन डाइस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि एक खुला हुआ पासा, खुला पासा दिया गया है आपको, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन से अक्षरों की जोड़ी विपरीत फलक पर होगी। तो 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना। तो सबसे पहले तो हम इसके विपरीत को ही निकाल लेते हैं। तो विपरीत कैसे निकालते हैं, विपरीत निकालते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे, अल्टरनेट ऐसे, एक को छोड़कर एक, यानी कि Q का विपरीत क्या हो जाएगा, Q का विपरीत हो जाएगा E, और उसी प्रकार से E का विपरीत क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। A का विपरीत क्या हो जाएगा, A का विपरीत U हो जाएगा। और जो आपस में 2 बचे रह गए, एक इधर B बचा रह गया, एक इधर L बचा रह गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा अपोजिट है। तो Q और E ऑप्शन में है आपको, यहाँ पे A और Q दिख रहा है, तो A और U है, तो ये गलत हो गया पहला वाला ऑप्शन।
सेकंड वाला ऑप्शन देखें कि क्यू और ई, ये वाला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आगे भी देख लेते हैं एल और यू, तो एल और बी है तो ये भी गलत हो गया, बी और ई तो बी और एल है तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब कौन सा आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्यू और ई इसका एकदम सही आंसर है, एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर गई। और अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ठीक है, तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।